तो बाजार की एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त काफ़ी मजबूत 300 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती अब मिड कैप इंडेक्स में आ गई है। आधे % से ज़्यादा मजबूत है। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट ऊपर और निफ्टी भी 73 पॉइंट मजबूत है। 22,000 के ऊपर निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसको ब्रीच कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी फेवरेबल है और बहुत अलग अलग जो रिजल्ट्स आए मिड कैप के उसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज सोशल मीडिया का दिन है। आप फटाफट अपने सवाल हमें मेरे ट्विटर हैंडल पे भेजिए, आवाज़ के हैंडल पे भेजिए। हम फटाफट वहाँ से सवाल लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की हम आज कोशिश करेंगे। आज के मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, गौरव बिस्सा, इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। 22,000 पार, अब की बार 23,000। गुड मॉर्निंग। देखिए, आशियान तो यही है, लेकिन पहले जो महत्वपूर्ण लेवल है वो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जो हमने प्रीवियस फॉल था 22,124-25 के आसपास से था, और जो मोस्ट रिसेंट हमने अपसाइड देखी थी, काफी स्ट्रांग अपसाइड आई थी, 400 पॉइंट की ऑलमोस्ट अपसाइड एक दिन में देखने मिली थी। वहां से जो रिजेक्शन सेम डे में देखने मिला था वो भी ऑलमोस्ट यही लेवल पे था, 22,125-26 का हाई था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ डबल टॉप बना है, उसके कन्फर्मेशन काफी नीचे में आएंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जब तक 22,125 सस्टेन नहीं होता है, थोड़ा जो है मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि निफ्टी जो है, अगर डेली चार्ट से अगर देखें तो राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अगर 22,125 के ऊपर आता है तो फिर एक जो पड़ाव है वो आएगा 22,250 के आसपास में, और ये बढ़ते रहेगा क्योंकि राइजिंग चैनल तो हर बार रेजिस्टेंसेस बढ़ते रहेंगे। बट एकदम इमीडिएट बेस पे अगर एक बार क्लोजिंग आती है डेली की, या इनफैक्ट 1 आवर 2 आवर की भी क्लोजिंग आती है 22,125 के ऊपर स्पॉट में, तो वहां पे बाइंग के अच्छे मौके रहेंगे। कप एंड पैटर्न फॉर्मेशन भी आप उसमें देख सकते हैं, तो एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। जब तक वो नहीं हो रहा है मैं फिलहाल प्रीमियम नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत वीक कहूँ कि बहुत ज़्यादा वीक है वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा ऊपर मेरा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ओके, ऊपरी लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और ये होता रहता है बीच बीच में ट्रेजेक्ट्री, लेकिन ऊपर की तरफ है। चलिए फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल भेजा है समीर पांडे ने। उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से इन्होंने भेजा, लेकिन सवाल इन्होंने भेजा है नवीन फ्लोरिन के 50 शेयर इनके पास 3470 यानी 3470 पे इन्होंने खरीदे। लॉन्ग टर्म व्यू है, कम से कम 3 साल ये इसको रखेंगे अपने पास नवीन फ्लोरिन पे। क्या राय बनती है? देखिए, ये स्टॉक ने जो है, अगर आप इसके मंथली चार्ट से अगर देखेंगे तो पहली बार 2013 के बाद ने अपने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। क्लोजिंग आनी बाकी है क्योंकि मंथ अभी शुरुआत हुई है। लेकिन अगर ये माने कि क्लोजिंग अगर 3,200 के नीचे अगर आती है, तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अपने प्रीवियस स्विंग जो लो थे ये उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो आपको आ रहा है 3260 का, और अपने वहीं के आसपास में आपकी 55 एक्सपोनेंशियल में उसके नीचे भी आ रहा है मंथली चार्ट्स पे, तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो इस बार एक बार के लिए आप होल्ड कीजिए। अगर ये महीने की क्लोजिंग अगर 3,200 के नीचे अगर आती है तो एक बार रिव्यू कीजिए, एटलीस्ट अपनी पोजीशन ट्रिम कीजिए, अगर फुल एग्जिट ना करे तो। इंटरेस्टिंग है। और नीचे आपने देखा होगा स्क्रीन पे एक पट्टी लगी हुई जिसमें ये पता लगता है कि नवीन फ्लोरिन का मूवमेंट पिछले एक हफ्ते, एक महीने और 3 महीने में क्या रहा। 3 महीने में 15.5% स्टॉक कमज़ोर हुआ है। अगला सवाल लेते हैं हम। हमारे साथ विहाग भंडारी ने भेजा है और ये महाराष्ट्र से हैं। इनके पास स्टॉक है थॉमस कुक, 60 रुपये में ख़रीदा है, 100 शेयर है, 1 साल के लिए नज़रिया है। देखिए, काफी अच्छा शेयर है, अच्छी लेवल्स पे पकड़ा है। मैं कहूंगा यहाँ पे कि एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक कर लीजिए। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, 155 रुपये में हमने अपने कुछ क्लाइंट्स को भी दिलवाया है थॉमस को। हमारे लक्ष्य काफी ऊपर के हैं, लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम है वो साल भर का नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर एनीवेयर बिटवीन 2 इयर्स मिनिमम हम लोग देख रहे हैं, या 18 से 24 महीना आप इसमें पकड़ सकते हैं, वहां पे हम लोग देख रहे हैं। तो 2 साल का नजरिया अगर है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी बड़ी अपसाइड आ सकती है। स्टॉक जो है एक बार 250 से 300 के लेवल पे दिखा सकता है। लेकिन अगर 1 साल का नजरिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इवेंटफुल होने वाला है ये टाइम, तो ऊपर जाके फिर आपको थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए, इस तरह से अगर प्ले करेगा तो उससे बेटर है कि एक बार वोलेटिलिटी पार्ट को कम करने के लिए अपना निवेश जो है वो निकाल लीजिए, फिर इसको राइट कीजिए। वीरेश्वर जी का एक सवाल लेते हैं। वीरेश्वर ने लिखा है कि अच्छा, क्या ब्रिटानिया में लॉन्ग कर सकते हैं कॉल के थ्रू करंट लेवल पे? देखिए, जब आप ऑप्शंस बाय करते हैं, एटलीस्ट जो मेरे स्ट्रेटजीज हमेशा से रही हैं वो यही है कि हाई बीटा स्टॉक्स जो है, ये मैंने आपके चल के मामले में पहले भी कहा था कि हाई बीटा स्टॉक्स पे जो है वहां पे आप ऑप्शन बाय कीजिए। क्योंकि अगर आपको 2 महीने एक दिन 2 दिन 3 दिन में अगर पैसा नहीं आता है तो फिर टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट काफी बड़े पैमाने से खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल चार्ट्स भी मैं देखूँ तो भी मुझे उतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा है फिलहाल।
एक साइडवेज मूवमेंट है, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है बाय करने का। और अगर मैं बाय करूंगा तो भी मैं हैवी वेट्स में करूंगा, तो भी मैं हाई बीटा में करूंगा। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, तो हमने अपने क्लास को निचले स्तरों पे दिलवाया, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मोमेंटम आया तो आप देखिए काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एक एक साथ में 3%, 4%, 5% की मूवमेंट आपको एक दो दिन में देखने मिल जाती है। तो वैसा अगर आपको लगता है तो स्टॉक्स में आप ऑप्शन में प्ले कीजिए। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं और एक लो बीटा में बाय करते हैं तो काफी आपके अगेंस्ट जा सकता है। ओके, अयूब का सवाल लेते हैं। अयूब ये जानना चाहते हैं, क्या एशियन पेंट में लंबे समय के लिए एंट्री की जा सकती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए करंट प्राइस पे? यहाँ पे एक बार कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को निचले स्तरों पे दिलवाया था, थोड़ा सा ऊपर जाया था, हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक कराया, नीचे आए तो फिर हम ऐड कराएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन हाँ स्लो मूवर रहेगा। और अच्छे स्टॉक जो है वो हमेशा आपको अनफोर्सिन इवेंट्स पे ही देखने मिलते हैं, जैसे कोविड हो गया, या आपको सबप्राइम हो गया या बीच में आए, या फिर आपको उसके अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज अगर आती है। जैसे अभी चर्चा हो रही है कि ग्रासिम भी आएगा, जिंदल भी आएगा पेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो इनको वही मार्जिन नहीं मिलेगा, वही मार्केट शेयर नहीं मिलेगा, वॉल्यूम्स डिप हो सकता है। तो ये वजह से जो है आप देखिए पिछले अगर एक साल का अगर चार्ट देखेंगे या 2 साल का भी देखिए, तो मोटा मोटी शेयर ने कुछ किया नहीं है। वो रीजन ये है। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट को स्टॉक ने जो है प्राइस एक्शन के जरिए नहीं, बट टाइम करेक्शन के जरिए इसको पार कर लिया। तो वो भी एक अच्छी बात है कि 2 साल से स्टॉक जो है कुछ किया नहीं, प्राइस करेक्शन भी आया नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म पे है। इंटरेस्टिंग। हमारे साथ रुकिए गौरव, एक चर्चा करते हैं, आपके भी शामिल करते हैं उसमें। ब्रोकर्स ने के एक सहमति दी है कि ब्रोकिंग के ट्रेडिंग के जो घंटे हैं उसको बढ़ा दिया जाए। इस पर वो तैयार होते नजर आ रहे हैं। सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया की बोर्ड ने ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने के लिए सिद्धांत के तौर पर मंजूरी दे दी है। हालांकि एनमी सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स के घंटे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनमी के विजय मेहता जी हैं। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सहमति आप लोगों ने क्या सहमति दी आप लोगों ने सर? हमारी 2 फरवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी और उसमें सभी ने ये यूनानिमसली पास किया है कि इन प्रिंसिपल हमें वी आर एग्रीएबल कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाए जाएं फॉर ट्रेडिंग इन इंडेक्स डेरिवेटिव्स, सब्जेक्ट टू द सॉर्टिंग आउट ऑफ द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। जो भी ब्रोकर्स की दिक्कतें हैं, उसके मार्जिन के ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, उनका जो अगले दिन सेटलमेंट होगी उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस हैं। फिर जो जिन्होंने हेजिंग नहीं किया और वो 3:30 PM के ऊपर जो उनकी पोजीशन है उसके बारे में कैसे डिसाइड होगा, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कशन सेटिस्फैक्ट्री होने के बाद में सब्जेक्ट टू दैट वी हैव गिवन द अप्रूवल। कि आपने केवल इंडेक्स फ्यूचर के दी है, स्टॉक फ्यूचर्स में या कैश के लिए आप तैयार नहीं है? नहीं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। ये भी एक तरीके का ये ट्रायल बेसिस पे है, क्योंकि इसके लिए हमारा कोई सेक्शन ऑफ ब्रोकर्स में ये डिमांड बहुत ज्यादा थी और हमने सोचा है कि इसको ट्रायल बेसिस एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो लाइक इट हैपेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। और उसके ऊपर जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, जो ब्रोकर्स को उसमें दिक्कतें आएंगी, उन सभी को हम लोग एक बार अगर सुलझा पाएंगे तो फिर इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपने इस फैसले से रेगुलेटर को और एक्सचेंजेस को बता दिया है, औपचारिक तौर पर लेटर दे दिया अपना? देखिए, जो हमारे पास इंक्वायरी आई थी वो, जैसा आपको और आपके दर्शकों को मालूम है कि सेबी ने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम बनाया है जिसमें जितनी भी एमआईआई और स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन सभी के साथ रेगुलर मीटिंग होती है और सेबी के लोग भी उसमें रहते हैं, सीनियर पीपल। और उसमें जो भी सेबी के प्रोविजंस ब्रोकर्स के लिए आने वाले हैं उनके ऊपर पहले इस फोरम पे डिस्कशन होती है। तो इसी फोरम के थ्रू हमें कम्युनिकेशन मिला था और हमने ये वाला जो हमारा व्यू पॉइंट है उस फोरम को कन्वे कर दिया है, या हम जब भी उस फोरम की मीटिंग होगी उसमें जो हम लोग कन्वे करेंगे और उसके बाद इस पे फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय सेबी ओनली।
क्या अंदाजा है कि सेबी इस पे कब तक फैसला ले सकता है? एक ऐसी खबर चल रही थी कि इसी महीने किसी समय इसका डिसीजन हो सकता है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज ये हमारी जूरिसडिक्शन में नहीं आता। हम्म, सेबी हमने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है, हम्म, अभी ये सेबी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जब डिस्कशन होगी अबाउट द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, उनकी सॉर्टिंग आउट पे स्टॉक एक्सचेंजेस आपने अभी ये में। इंटीमेट कर दिया उनको कि नहीं किया है अभी, कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है? इसको आपने बताया आपने एक्सचेंजेस को, सेबी को? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये सभी बातें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम है, ISF, नहीं, वो उसकी उसमें तो हो मीटिंग में गया ही सर। डिस्कस अच्छा, होगी। उसकी मीटिंग में अनौपचारिक होता है कि औपचारिक होता है? ये औपचारिक मीटिंग होती है, हर फ्राइडे तो को होती आपने है। उनको इंटीमेट कर दिया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपने 2-3 गिनाई, ऑपरेशनल इश्यूज हैं, सेटलमेंट है, तो उनका रिस्पांस क्या था? नहीं, देखिए, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लेटर में इस तरीके का हमने कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? हमारा यही हमने बोला है कि सब्जेक्ट टू द सॉर्टिंग आउट ऑफ द ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ द ब्रोकर्स, हमने इन प्रिंसिपल ये दिया है। तो जो भी और ब्रोकर्स हमें लिखेंगे कि उनको और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उन सभी को हम लोग ISF में डिस्कस करेंगे और उसका एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकालने के बाद ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस शुरू की आईएसएफ जाएगी। की दूसरी मीटिंग कब होने वाली है? म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने ये बातें कई लोगों से पूछी हैं, हमारा जवाब पहुंच गया है, अभी कुछ और लोगों का जवाब आना विजय होगा जी, अगर, आईएसएफ तो की वो जब सभी लोगों का। विजय जी, आईएसएफ की दूसरी अभी मीटिंग कब होने वाली है औपचारिक? यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हाँ। जब सभी लोगों के जवाब आ जाएंगे उसके बाद में मीटिंग होगी। अच्छा, अभी डेट नहीं तय की है? डेट उसकी बड़े शॉर्ट नोटिस पे तय हो जाती है बिकॉज उसके लिए कोई फॉर्मल नोटिस, कोई टाइम बाउंड नहीं है। तो जैसे ही इश्यूज पॉप अप हो जाते हैं और उनके बारे में जो रिएक्शन है वो फॉर्म अप हो जाता है, तो इमीडिएटली मीटिंग बुला ली जाती है। जनरली इट इज ऑन फ्राइडेज। अच्छा, जनरली फ्राइडे को ये मीटिंग होती है और वो शॉर्ट नोटिस पे हो सकती है। जब आप कब तक आपके पास ये सब रिस्पॉन्स आ जाएंगे ब्रोकर्स के? अब देखिए, ये तो थोड़ा मैं सभी के बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अब हमने दे दिया है तो मेरे ख्याल में बाकी लोग भी इसको जल्दी दे देंगे। नहीं, मैं कहने का मतलब ये कि एक्सपेडाइट होना चाहिए ना, जो भी हाँ या ना जो भी है वो सब एक बार हो जाना चाहिए। इसको लिंगर ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो चाह रहे हैं कि बढ़ाएं, आप करें, नहीं बढ़ सकती, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एक टाइम बाउंड मैनर पे। अच्छा, ऐसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 महीने में ये तय हो जाए कि हाँ अब हम एक्सटेंड करें, तो आप लोग प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? मैं आपको अभी अभी बोला है कि अगर ऑपरेशनल इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, डिस्कस तो आप लोग अभी कर नहीं रहे। डिस्कस करेंगे तभी तो सॉर्ट आउट होंगे ना सर। आप तो अभी रिस्पांस ही नहीं मंगा पा रहे हैं। आप कह रहे रिस्पांस हम कैसे बोले? आप नहीं बोले तो कौन मुझे बोलेगा? लगता है कि इसी महीने के अंदर हमारी ISF की मीटिंग हो जाएगी। तो ये बोलिए ना सर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस महीने आईएसएफ की मीटिंग होगी जिसमें आप ऑपरेशनल इश्यूज डिस्कस करेंगे, औपचारिक तौर पे उनको बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर फैसला होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। गौरव मिश्रा जी, आप तैयार हैं लॉन्ग आवर्स के लिए? देखिए, इसकी फंक्शनिंग थोड़ा देखनी पड़ेगी और देखिए एट द एंड ऑफ डे जो कंपनी डिसाइड करेगी हमको तो वो करना है। बट आई थिंक एक एक पार्ट ऑफ वॉलेटिलिटी जो लोग गिफ्ट निफ्टी देखते रहते हैं या जो US फ्यूचर्स देखते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको अंदर डर रहता है कि मेरे पोजीशन से क्या होगा, शायद उनको एक ऑल्टरनेटिव जरूर मिल सकता है। तो अभी देखना होगा कि इसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। और जैसे उन्होंने कहा कि हेजिंग के लिए एक अच्छा एक टूल बन सकता है, तो ऑन दैट मैटर आई थिंक दिस कैन बी अ गुड स्टेप। ओके, चलिए फटाफट अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर पंत जी का सवाल है, नई दिल्ली से उन्होंने भेजा। गोकुलदास एक्सपोर्ट, इनके पास 30 शेयर है 827 के प्राइस वाले। क्या होगा गुड लेवल जहां पे और ऐड करना चाहते हैं? देखिए, जो है एक बार उसको होल्ड कर लीजिए, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है। पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेशन जरूर है, बट काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार जो पोजीशन है उसको ही आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बड़े ब्रेकआउट्स है
या बहुत बड़े रिवर्सल्स है वो फिलहाल दिख नहीं रहा है। कोविड के बाद से वन वे अप चला है, जो काफी सारे स्टॉक्स चले थे, और अब यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस लाइफ टाइम हाई से भी काफी स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो मेरे हिसाब से जो है वो उसको बरकरार रखिए, फ्रेश एडिशन यहाँ पे मत कीजिए। ओके, तेल कंपनियों में बड़ी तेज़ी है, इसी से जुड़ा सवाल है श्रेयास का, और ये जानना चाहते हैं कि ओएनजीसी को करंट लेवल देखते हुए क्या करना चाहिए। देखिए, काफी लोगों ने मिस किया है, और हमने तो स्पेसिफिकली काफी अग्रेसिवली पीएसयू स्टॉक्स को पुश किया था। और हमारे जो पोजीशंस थी वो ओएनजीसी से ज्यादा हमने ऑल इंडिया में बनाई थी, तो जहाँ पे हमको 51% की अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है। यहाँ पे ओएनजीसी टोटली अवॉइड बनता है, क्योंकि जो ओएनजीसी के चार्ट्स वगैरह आप देखेंगे, जो अच्छे खासे ब्रेकआउट्स भी थे, वो 210 215 के थे। तो यहाँ से स्टॉक आप देखिए 30-35% ऊपर जा चुका है, और अभी फ्रेश अपने लाइफ टाइम हाई के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश रिएक्शन मत कीजिए, जो चीज़ मिस हो चुकी है वो मिस कीजिए, न्यू मूव मूव फॉरवर्ड टू सम अदर स्टॉक जहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह दिखने मिले। ओके, संजीव ने एक सवाल भेजा है, ऑस्ट्रेलिया से, पर्थ में रहते हैं ये। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 500 शेयर इनके पास है 52 रुपये के भाव पर, और 55 से 60 के बीच में ये फंसा रहता है, इनका मानना है। अब मार्केट चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा है, क्या करें, एग्जिट कर जाए या होल्ड करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? अ, देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का एक तो प्राइस हिस्ट्री कम है, तो मैं लंबे प्रोजेक्शंस नहीं दे पाऊंगा। आई थिंक अराउंड 2020 के आसपास की लिस्टिंग है इसमें। लेकिन इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ ये है कि अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एक टाइम करेक्शन आपको जरूर देखने मिल रहा है, बट जब भी इसमें मंथली क्लोज 63 64 अगर आएगा, तो काफी अच्छी अपसाइड आपको फिर देखने मिल जाएगी, और एक नए जोन में स्टॉक जो है चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। ये समय नहीं है एग्जिट करने के लिए। टाइम करेक्शन थोड़ा हो सकता है, अलग बात है, बट एक बार 63 64 की मंथली क्लोज आएगी तो सारा कैचअप हो जाएगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं सुरेश अग्रवाल का। ये बेंगलोर से हैं, इनके पास सोलारा एक्टिव के 150 शेयर्स हैं 464 के प्राइस पे। ये इनका भी शिकायत है कि ये घूम ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, क्या करें ये? ट्रेंडिंग स्टॉक को बाय करते हो, और वो इसलिए बाय कर रहे हो कि 1400 1500 का स्टॉक जो है वो 500 हो गया, 400 हो गया, और वो आपका राशनल बन जाता है। तो उस समय आपको ये सोचना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक वगैरह बाय करोगे विदाउट कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, तो आपको उसका थोड़ा नतीजा जो है भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डाइवर्जेंसेस है, वीकली पे भी है, मंथली पे भी है, तो इट सीम्स वर्स्ट इज ओवर। बट आपको टाइम इसमें अच्छा खासा देना पड़ेगा, स्लोली अपना टाइम लेके स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। तो आप 2-3 साल का नजरिया रखिए, अच्छा मोमेंटम स्टॉक को देखने मिल सकता है। ओके, अगला सवाल है, इनका नाम है अनिल, यू कैन मेल अनिल, आईडी बनाई इन्होंने, चेन्नई से हैं। और ये सवाल इनका है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कह रहे हैं कि एनसीसी या लेमन ट्री में एसआईपी करें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? अह, देखिए, मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी दे दूंगा। जैसे एनसीसी में भी एक बार के लिए आप कर सकते हैं। इसके जो अच्छे खासे जो ब्रेकआउट्स थे वो 140 के थे, अभी स्टॉक जो है 220 पे है, तो आप एसआईपी यहाँ पे कर सकते हैं। लेमन ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। अप ट्रेंडिंग स्टॉक जरूर है, बट कम प्राइस हिस्ट्री है, तो वो हिसाब से हमने अपने क्लाइंट्स को जो सुझाया था वो था ताज जीवी के 250 रुपए के आसपास में रिपोर्ट के माध्यम से। अब चलना शुरू हुआ है, इसने अंडर परफॉर्म किया था काफी समय के तक हमारे रिपोर्ट के बाद में। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, एक बार अगर आपको होटल स्पेस में अगर देखना है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, काफी बड़े ब्रेकआउट 16-17 साल के ब्रेकआउट उसमें हुए हैं। तो कोई करेक्शन अगर आता है 280 285 के आसपास आता है, तो आप बाय कीजिए, फिर उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। ओके, क्रिश का सवाल है, 12,000 शेयर इन्होंने एनबीसीसी के खरीदे हैं 80 रुपए के प्राइस पर, होल्ड करें या बेच दें? लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने लिए हैं। एनबीसीसी देखिए 158 पे पहुंच गया है और 80 रुपये उन्होंने खरीदे, काफ़ी कमाई इनकी हो रही है, होल्ड करें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, दो चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम बात करते हैं तो लोग से सोचते हैं कि मैं 2 साल 3 साल 4 साल होल्ड कर लूंगा। बट मुद्दा ये है कि क्या आप यहाँ से 20% 30% 40% अगर करेक्शन अगर आता है, तो क्या आप उसको पकड़ के रखेंगे? आपको पैनिक तो नहीं होगा? अगर पैनिक नहीं होगा तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई स्विंग है जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर फिलहाल ट्रेड करें। और ये मंथ की क्लोजिंग अगर आती है टूवर्ड्स 145 150, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो आपको एक और अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाएगा। तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, बट आरएसआई भी अपने डीप एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन्स में आ रहा है मंथली चार्ट्स पे।
तो एक करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ सकती है मार्केट में। जब भी करेक्शन आए, अगर स्टॉक 30% भी गिरता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कहता हूँ गिरेगा ही गिरेगा, बट अगर 30% भी गिरता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे 30 रुपये वाला स्टॉक जो है 150 160 हो गया, तो 5 गुना स्टॉक हो गया है। तो 500% अगर आपको अपसाइड देखने मिली है, तो एक 25-30% तो करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। तो अगर वो होता है और आप पैनिक नहीं करते हैं, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ओके, पैनिक न करें तो बने रह सकते हैं। अरविंद गोयल का सवाल यह है कि अडानी इंटरप्राइजेस के इन्होंने 3000 के भाव पर 50 शेयर लिए हैं, 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं, कमाई होगी बड़ी इसमें? देखिए नीरज, जैसे मैंने पहले अपने चैनल पे कहा था कि ये जो 6 महीने का जो टाइम फ्रेम है, ये मुझे नहीं पसंद है। जो रीज़न अगेन मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि यूनियन इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसकी वॉलिडिटी आपको देखने मिलेगी। वो आएंगे अगले 2 महीने के आसपास में, या मे भी 3 महीना अगर मई में होता है तो, बट अप्रैल मई के आसपास में आएंगे। उसके बीच आपको 2 एक आपको फेड मीट्स आपको देखने मिल जाएंगे, तो वो आपको वॉलिडिटी देंगे। फिर 6 महीने की अगर आप बात करते हैं यहाँ से, तो इन्फ्लुएंस आपको आना चालू हो जाएगा यूएस में इलेक्शन जो आएंगे नवंबर के आसपास में उसके। तो काफ़ी ज़्यादा खराब टाइम फ्रेम है। या तो आप अगर 1 या 2 महीने के लिए प्ले कीजिए और उसको आप होल्ड कीजिए, या आप साल भर से ऊपर का टाइम फ्रेम रखिए तो आप होल्ड कीजिए। अगर 6 महीने का है, तो मैं कहूँगा आप अपना स्ट्रेटजी को रिव्यू कीजिए, और जैसे मुनाफा बनता थोड़ा आपके हिसाब से जो आ रहा है, एक बार एग्जिट कीजिए। गौरव, आज अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, ये इनका ट्विटर हैंडल है। इस पर उन्होंने लिखा है आपको एड्रेस करते हुए कि माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर बिस्सा, आई हैव होल्डिंग ऑफ ITC 600 शेयर्स बॉट एट 490 व्हेन इट वाज ट्रेंडिंग, एज आई बॉट इट स्टार्टेड फॉलिंग, एम आई अनलकी एट दिस हैपेंस ऑलवेज विद ऑल ऑफ माई शेयर्स व्हेन आई बाई, व्हाट टू डू विद ITC, कैन आई होल्ड इट इफ सजेस्टेड। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे ही खरीदो गिरने लगता है। ये इनके साथ भी हुआ, तो ये कह रहे हैं क्या मैं अनलकी हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई शेयर खरीदता हूँ गिरने लगता है। क्या करें? ITC लिया इन्होंने। देखिए मैं, अगर आप 2 मिनट देंगे, मैं इस पर एक डिस्कस करूंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। काफी बार लोग जो है वो कंफ्यूज जाते हैं मोमेंटम और ट्रेंड के बीच में। लोग जो है मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं, राइट, कि स्टॉक मोमेंटम है, काफी चल रहा है। जैसे आज की तारीख में अगर आप कह लीजिए कि PSU बहुत चल रहा है, तो मैं PFC यहाँ पे भी लो किया, REC यहाँ पे भी लो किया, या रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे भी लो किया। तो मोमेंटम एक अलग चीज है, ट्रेंड एक अलग चीज है। ट्रेंड जो है वो स्ट्रक्चर होता है, मोमेंटम जो है वो एक जस्ट प्राइस मूव होता है। तो आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए। आप ट्रेंड को फॉलो कीजिएंगे तो आपको बहुत कम चांस है कि आप अटकेंगे और बड़े लॉसेस आपको देखने मिलेंगे। अब जैसे उन्होंने कहा कि मोमेंटम में था, राइट, तो मोमेंटम कब खत्म हो नोबडी नोज। तो ये उसी हिसाब से था। और दूसरा, अपना जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था उसके बाजू में आ रहा था स्टॉक, क्रॉस करने को नहीं वेट किया, उसके पहले प्रीएम्प्ट कर लिया, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो मैं वापस वही रिपीट करूंगा, आप जैसे आप ट्रेंड में है तो आप हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, कंफर्मेशन आ गया प्रीवियस स्टॉप लॉस करने का, तो आपने बाय कर लिया। मुझे पता है कि अभी जो प्रीवियस स्विंग लो था वो मेरे लिए स्टॉप लॉस बन गया, मैं इसको राइड करूंगा। तो आप एक ट्रेंड को फॉलो कीजिए। मोमेंटम में आ रहा है, आप उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट के सबसे उसको मैं चढ़ के ले लूँ, वैसा आप मत कीजिए। वो एक दिक्कत हो सकती है, और ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स में होता है, हमारे क्लाइंट्स में भी ये दिक्कतें आती हैं, हम उनको ये समझाते रहते हैं। जी, तो ये एक अच्छे से समझाया इन्होंने। कॉमन प्रॉब्लम था ये कि कैसे इन चीज़ों को देखें, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन जाने से पहले, ब्रेक से पहले, एक ज़रूरी खबर आपको बता दें कि अब हम जो है एक नया सीज़न 2 लेके आ रहे हैं गुरुकुल का, FNO गुरुकुल, जिसमें आपको बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो सिखाई जाएंगी ही, साथ साथ आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना भी सिखाया जाएगा कि आप जब पोर्टफोलियो बनाएं तो उसको कैसे मैनेज करें। आप इसके साथ जुड़ के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो यानी आज और कल का दिन है आपके पास कि आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और ये 10 और 11 फरवरी को वेबिनार होगा, तो इससे जुड़ने के लिए देर मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत अगले 2 दिन के अंदर, यानी आज और कल, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और इस बीच जाते थे कल शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और CCEA की होगी। CCEA की बैठक जब भी होती है, इंटरेस्टिंग बड़े फैसले होते हैं, कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में भी हो सकते हैं, बड़े डिसीजंस भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। FNO गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में FNO सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर।